कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, 17 के पहले कोई कल्पना भी नहीं करता था। आज देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है। 17 के पहले 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। गोरखपुर में एक फ्लाइट आती थी, कभी भूल से आ गई, हम लोगों को ट्रेन से दिल्ली जाना होता था। आप सोचो 14 घंटे की हमारी जर्नी हुआ करती थी। बहुत इमरजेंसी में कोई होगा तो मुझे गोरखपुर से लखनऊ 6 घंटे बाई रोड आना पड़ता था, फिर यहां से मैं फ्लाइट पकड़ता था दिल्ली के लिए। आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही हैं, 14 फ्लाइट देश के अलग अलग सिटी को जोड़ रही हैं। 16 एयरपोर्ट हमारे आज के दिन पे क्रियाशील हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम अगले महीने देश को समर्पित कर रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है, ये बीमारू मानसिकता है। और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की अवभगत होती थी, और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था, और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था, बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज था। न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित। खेतीबाड़ी चौपट, किसान आत्महत्या करता था। नौजवान की नौकरी पर सेंध लगती थी, उसकी नीलामी होती थी। चाचा भतीजा दोनों वसूली के लिए निकल पड़ते थे। वसूली का गैंग चलता था। ट्रांसफर पोस्टिंग में इनके दलाल बोली लगाया करते थे। और आप भी देखते होंगे, जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो आज भी उनकी पीड़ा झलक उठती है। कैसे हम लोगों ने उनके उस अनैतिक अवैध व्यापार पर कैसे प्रहार किया है। उनके सभी चेले चपाटे किस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। हर एक मामले में आज आप देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के पास। एक्सप्रेसवे नंबर 1 पर, रेलवे का नेटवर्क नंबर 1 पर, मेट्रो नंबर 1 पर, एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी नंबर 1 पर, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहले इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में।
एमएसएमई का सबसे बड़ा देश उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश आज फिर से गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 पर, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर, खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर, सबसे बड़ी युवा आबादी का राज्य होने के साथ साथ सबसे अधिक नौकरी भी देने वाला राज्य बन चुका है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अपने यहां आमंत्रित कर रहा है। हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व विकास की इस यात्रा को देश भी और दुनिया भी देख रही है, आशा भरी निगाहों से देख रही है। और उसी आशा भरी निगाहों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने भी इस बात को तय किया तो प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक लक्ष्य दिया था, देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, कि हमारे पास शताब्दी संकल्प 2047 होना चाहिए। कि देश जब अपनी आजादी का 100 वर्ष मनाएगा, उन स्थितियों में हम कैसा भारत चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं। उस भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने इसके लिए पंच प्रण दिए थे। उन्होंने कहा, हमें देखिए गुलामी की इस मानसिकता को त्यागना पड़ेगा, लेकिन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करनी होगी। अपने सेना के यूनिफॉर्म को सम्मान देना पड़ेगा। सेना हो, अर्धसेना हो, पुलिस के जवान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे रहे हैं या जिन्होंने योगदान दिया है, उनको सम्मान देना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यह हमारा दायित्व बनता है। एकता से ही यह रास्ता आगे बढ़ेगा, ये बांटने वाली विभाजनकारी ताकतों से नहीं, एकता के माध्यम से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करें और अपने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। पंच प्रण देशवासियों को प्रधानमंत्री जी ने दिए थे और तय किया कि हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे 2047 तक। भारत की इकोनॉमी होगी $30 ट्रिलियन की, $30 ट्रिलियन की एक बड़ी रेखा प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने खींची और उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की कार्य योजना को आगे बढ़ाया। आपने विधानसभा सत्र के दौरान देखा होगा कैसे विधानसभा सत्र के दौरान लगातार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने सत्र के दौरान लगातार 27-28 घंटे तक विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेकर के अपने महत्वपूर्ण सुझावों से हमारी विजन डॉक्यूमेंट को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया। आज वर्तमान में इस पर हमारी एक डिबेट नीचे स्तर पर चल रही। 300 से अधिक इंटेलेक्चुअल आज फील्ड में गए। अब तक 110 से अधिक विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थाओं को उन्होंने कवर किया है। अलग अलग तबके के लोगों के सामने उनके डायलॉग हो रहे हैं, एक संवाद चल रहा है, संगोष्ठियां हो रही है और हम लोगों ने इस दौरान समर्थ यूपी पोर्टल के माध्यम से उनके सुझावों को भी लेना प्रारंभ किया है और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग लगभग 6 लाख से ऊपर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोगों ने अपने सुझाव भी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अब तक प्रदेश को उपलब्ध करवाए हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। अगर भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि हम 2047 में $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। लोगों को लग सकता है कैसे संभव है, हम कहते हैं संभव है, ये होगा और इसलिए होगा। हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी वो 12,75,000 करोड़ के आसपास की थी। इस वित्तीय वर्ष में हम इसको 35 लाख करोड़ से ऊपर की इकोनॉमी में बदलने वाले हैं। इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक हमारी पर कैपिटा इनकम 43,000 थी,
आज वो 1,20,000 तक पहुंच रही है। अगर हम 3 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद अगर उत्तर प्रदेश की ग्रोथ को इस रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं, अभी तो हमारे पास वह सब कुछ है जिस पर कार्य करने की आवश्यकता है। हर एक फील्ड में अब तक तो हम लोगों ने इसकी आधारशिला तैयार की है। न्यू बनाने में समय लगता है, और न्यू जब एक बार तैयार हो जाती है तो उस पर भवन खड़ा करने में नहीं समय लगता। फिर तब तो एक लाइन खींच दी गई, कार्य योजना हमारे सामने, एक्शन प्लान हमारे सामने है। उस एक्शन प्लान में स्पीड देने की आवश्यकता है, और उसी स्पीड को लेकर के हमने 12 सेक्टर तय किए हैं। शिक्षा में हम कहां होंगे, स्वास्थ्य में कहां होंगे, कृषि और जल संसाधन में उत्तर प्रदेश कहां होगा, हमने स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट में उत्तर प्रदेश कहां होगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को किस रूप में हमें उत्तर प्रदेश को उसका हब बनाना है, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमें उत्तर प्रदेश की एमएसएमई सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना है, कैसे टूरिज्म के और सर्विस सेक्टर को हमें मजबूत बनाना है, अर्बनाइजेशन को और अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ हमें करना है। आप देखते होंगे जो रिफॉर्म वर्तमान में हमारे चल रहे हैं, ये सब उसी श्रृंखला का हिस्सा है। कोई सोच सकता था शिक्षा के क्षेत्र में? कल ही हमारी कैबिनेट ने 52वां प्राइवेट विश्वविद्यालय को अपनी परमिशन दी है। 52वां विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में प्राइवेट विश्वविद्यालय बन सके, इस सपना था। तो पिक एंड चूज होता था। आजम खां के लिए 10 एकड़, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति बनाना चाहता है तो उसके लिए 100 एकड़। ये पिक एंड चूज होता था। अब नहीं, एक पॉलिसी बन गई है, एक प्रकार की पॉलिसी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट यूपी का, सबके लिए एक समान, पिक एंड चूज नहीं हो सकता। आप आइए, मानक को पूरा करिए, ये हमारे स्टैंडर्ड हैं, इसका अनुपालन करिए। आपके कार्य में बिना किसी हस्तक्षेप के आपको आगे बढ़ने की परमिशन मिलेगी। आज कोई व्यवधान नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जिन कमिश्नरी में कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमने अपने विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर, मुरादाबाद में गुरु जंबेश्वर के नाम पर, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर, देवीपाटन में मां पाटेश्वरी के नाम पर, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पर, और आजमगढ़ में भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय बनाया है। वह है महाराज सुहेल देव के नाम पर। विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है, यहां से पाठ्यक्रम भी आगे संचालित हो चुके हैं। कोई कल्पना करता था उत्तर प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी? सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बन चुका है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन चुका है। यानी एजुकेशन के एक नए हब के रूप में हेल्थ सेक्टर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज साकार हो पाएगा। हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार ने दिया है। हम तेजी के साथ उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा? 2017 से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं, और 5 लाख करोड़ का हमारा पाइपलाइन में है। अभी नवंबर में हम उसको भी ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से जमीन पर उतारेंगे। 96 लाख का एमएसएमई का विस्तार 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर